अग्रवाल जी नमस्कार। जैसा कि आज विदित है कि हमारे जितने भी सरकारी और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें जो पहले ये चार्जेस लगते थे मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के, आज वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया, जिससे आम आदमी को काफ़ी नुकसान हो रहा है इसका। अभी जैसा कि हमने स्टेट बैंक का ही देखा था कि करोड़ों रुपए मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के चक्कर में स्टेट बैंक में जमा हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो गरीब आदमी है या नीचे तबके के लोग हैं वो क्या अकाउंट खुलवा पाएंगे सरकारी बैंकों में? नहीं, देखिए, जनधन अकाउंट को एग्जम्प्ट पहले ही सरकार कर चुकी है कि जनधन अकाउंट में कोई किसी तरह के चार्जेस मिनिमम बैलेंस के अगेंस्ट नहीं लगेंगे। ये एसबीआई ने भी कई बार क्लैरिफाई कर दिया। पहले एक बार उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद जब लोगों ने कहा तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया। और भी कई पीएसयू बैंक और कई ऐसे लेते नहीं हैं जो जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की बात है। बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात है उसमें कई बैंकों में चार्जेस लगते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह के, उसको भी एनपीसीआई के थ्रू सरकार कम से कम करने की कोशिश करिए क्लियरिंग वगैरह के चार्जेस में। अदरवाइज भी देखिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट आगे बढ़ता है तो बैंकों के खर्चे उसमें कम होते हैं, क्योंकि उसे ना चेकबुक इशू करना है, ना उसको फिज़िकली कोई आता है तो उसके लिए ऑफिस बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखना है। हमने एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एनालिसिस करा था जब ये डीमोनेटाइजेशन वगैरह की बड़ी एक्सरसाइज हुई थी कि डिजिटल पेमेंट की तरफ जो सरकार का फोकस था, पर ट्रांजैक्शन 80 रुपये कॉस्ट आती थी अगर फिज़िकली कोई आदमी आया और बैंक में कोई चेक जमा करे या चेकबुक इशू करे या चेक विड्रॉ करे, और वही अगर वो डिजिटल सिस्टम के थ्रू वो अगर पैसे करता है तो वह 1 रुपये से भी कम की कॉस्ट आती है। तो धीरे धीरे कॉस्ट स्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट से कम हो रहा है और सरकार ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कम करने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन जो छोटे अकाउंट जिनको आप बोल रहे हो, जनधन अकाउंट के तहत जितने भी 37 करोड़ अकाउंट जो खुले उसमें कोई चार्जेस नहीं है मिनिमम बैलेंसेस के। जैसा कि अभी मोदी जी ने सारा धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी डिसलाइक कर दिया है, लेकिन इससे आम समस्या एक और आ रही है कि जितना भी ऑनलाइन पेमेंट में जो फ्रॉड आजकल हो रहे हैं वो पहले की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा गति पकड़ रहे हैं और हर तीसरा आदमी चौथा आदमी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। इस बारे में हम कैसे इसको रोकें, ताकि हमने एक चीज़ को मॉडर्न करने की कोशिश की और वही मॉडर्न आज हमारे लिए या आम आदमी के लिए नुकसान साबित हो? नहीं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के। साइबर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में है और वो एंटीवायरस हैकिंग वगैरह के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बैंकों के कोर बैंकिंग के अंदर हैं। अब आम जनता को केवल इतना करना है कि वह अपने पासवर्ड वगैरह किसी को ना बताए, अपने पासवर्ड को सिक्योर रखता है तो फिर उनको किसी भी तरह के किसी भी हैकिंग या प्रॉब्लम होती है, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें उनका पैसा बैंक को रिम्बर्स करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड शेयर कर देते हैं, अपने ईमेल के पासवर्ड शेयर कर देते हैं, दूसरा आपका पासवर्ड यूज़ करके आपका पैसा निकाल लेता है, तब तो आपकी जिम्मेदारी। अदरवाइज़ अगर किसी भी तरह का फ्रॉड होता है किसी भी बैंकिंग सिस्टम में, चाहे डिजिटल पेमेंट में हो, फिज़िकल पेमेंट में हो, चाहे किसी और तरह के सिग्नेचर वेरिफिकेशन में हो, अगर आप वह उसकी जिम्मेदारी बैंकिंग सिस्टम की है और कस्टमर को वह पैसा रिम्बर्स करने का सरकार का कानून है। इसलिए कस्टमर को, कंज्यूमर्स को, बैंक जो डिपॉजिटर्स हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये इतना ज़रूर आपको इंश्योर करना है कि आप अपने जो पासवर्ड हैं, चाहे वो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं या आप अपने ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, वो पासवर्ड आप अपना सिक्योर रखें, उसको शेयर ना करें और पीरियोडिकली उसको बदलते रहें। जी, जैसा कि अभी हाल में ही एक यस बैंक का इतनी बड़ी जो अचानक से प्रॉब्लम सामने आई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज ये एकदम अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीज़ें जो एक जनता को परेशान करने वाली वो एकदम अचानक रात में ही ये मैसेज कैसे जाता है कि रात नहीं, देखिए, आज कल बुधवार को 6 बजे जो डिपॉजिट में विड्रॉल में आरबीआई ने रोक लगाई थी, 50,000 तक की रोक लगी थी और उसमें भी ये था कि अगर शादी वगैरह की किसी आवश्यकता की किसी को ज़रूरत है तो वह पूरी तरह विड्रॉ कर सकता, वो भी उसकी 5 लाख तक की थी। कल सारी सरकार ने खोल दी है। बुधवार को कल 6 बजे सारे वो कल खुलेंगे, नहीं बुधवार की डेट है शायद, कल खोल दी। अच्छा, 18 के, तो वह पूरे तरह से वह डिपॉजिट जो विड्रॉल का है वह कल पूरी लिमिट खुल जाएगी। और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रश करने की ज़रूरत नहीं है डिपॉजिटर को विड्रॉ करने के लिए।
उनका डिपॉजिट पूरी तरह सिक्योर्ड है और 5 लाख तक तो वैसे ही सरकार ने इस बार बजट में डिपॉजिटर का इंश्योरेंस 1 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया और भी डिपॉजिटर को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने यस बैंक के रिजोल्यूशन प्लान को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया इंस्टीट्यूशंस के साथ, सरकार के साथ। आरबीआई गवर्नर ने सब चीज़ें बता दी और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो किसी तरह की प्रॉब्लम डिपॉजिटर्स को नहीं होने वाली। हाँ, जिन प्रमोटर्स ने बैंक का पैसा फ्रॉड करके किया है, राणा कपूर और उनकी टीम लोगों को, उनको सबने सरकार ने अरेस्ट भी कर लिया, उन पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो रही है। उन्होंने जो लोन दिए थे कल, जिन 2 लोन को, जबकि 2014 से पहले के लोन हैं, उन लोगों को भी कल ईडी ने समन कर लिया, बुला लिया और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसा कि हमने देखा था इसमें कि अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में 2014 से पहले 50 करोड़ का लोन था, 500 करोड़ का लोन, लेकिन 14 के बाद जब से आपकी सरकार आई है आज वो लोन 2,500 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो ये अचानक से इतनी तेज़ी, जबकि यस बैंक का सिस्टम अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप मैनेज करता है, सरकार का कोई दबाव नहीं है, तो कैसे इतना लोन इतनी तेज़ी से फ्लो हुआ और उसके बाद आज हम इस स्थिति में आ गए हैं? देखिए, फिगर्स आ रही है कि 35% की लोन बुक ग्रोथ हुई है यस बैंक की। अगर आप पीएसयू बैंक को भी देखें तो 20 से लेके 25% की उनकी भी एवरेज ग्रोथ रेट आउटस्टैंडिंग में हुआ है। और आप डिपॉजिट को भी तो देखिए ना, डिपॉजिट भी उनके उसी तरह बढ़े। तो ग्रोथ इंडस्ट्री की, बैंकिंग सेक्टर की ऑलमोस्ट 25% के एवरेज में हुई है। एसबीआई की भी 20% से ज़्यादा हुई है। उस वक्त 2014 से लेकर 19 तक, क्योंकि पिछली यूपीए सरकार के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंकों को पूरी तरह लूटा गया, उनको खराब लोन दिलवाए गए और बहुत सारे एनपीए उनके पास इकट्ठे हो गए थे, तो हमने कई सारे कानूनी प्रावधान किए जिसके तहत पीएसयूज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। तो इसलिए चाहे वो आरबीआई ने भी ये प्रयास किया, तो कुछ बैंकों को, बहुत सारे बैंकों को प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शन के तहत कोई लोन देने के लिए रोक लगा दी थी और उनके कैपिटलाइज करने का प्रोसेस चल रहा था, रिकैपिटलाइज करने का चल रहा था, उनको उनके एनपीए का पैसा रिकवरी के प्रोसेस चल रहे थे, तो उनका फोकस नए लोन देने में कहीं रुक गया था। तो उसके कारण भी ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ नहीं है। हाँ, इसमें जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड को सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मोस्ट ऑफ जो बैड लोन्स हैं उनके अंदर जो अगर इनके प्रमोटर्स का हाथ सामने लग रहा है कि आ रहा है, तो उसका पैसा, प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट सरकार कर रही है। एक लास्ट मैसेज इसका कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी स्टेट बैंक का ही अगर हम देखेंगे तो स्टेट बैंक ने 2 लाख करोड़ का एनपीए है और सारे बैंकिंग जैसे जैसे इस हालत में आएंगे तो पता चलेगा कि आज हमारा जितना बैंकिंग सेक्टर है कम से कम 5-7 लाख करोड़ का एनपीए होगा। वो कहीं ना कहीं आपकी, हमारी जनता की जेब पे ही इसका भार पड़ेगा। तो उससे कैसे निपटेगी सरकार या कैसे आम आदमी को उससे राहत मिलेगी? इसके बाद देखिए, जनता को इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी थी तो 2014 से पहले करनी थी। जो सरकार इस तरह के बैड लोन्स को दिलवा रही थी, फ़ोन बैंकिंग कर रही थी, अपने भाई भतीजावाद, चाचा भतीजे के हिसाब से लोन दे रहे थे, हम तो उस समस्या का समाधान कर रहे हैं 2019 से। 13 नए कानून लेके आए जिसके थ्रू प्रमोटर जो पैसा लेके भाग जाते थे, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट कर दी। फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स बिल लेके आए, जो विदेश भाग जाते थे उनको वापस उनको पकड़ के रिपैट्रिएट करवा रहे हैं। और भी कई तरह के आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेके आए जिसके थ्रू बैंकों का पैसा रिकवर हो रहा है। एनसीएलटी कोड की स्थापना की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जिसमें जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू लोगों को पैसे जा रहे हैं। इन सब रिफॉर्म्स के कारण आज बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ है। और एक ही फिगर मैं आपको बताता हूँ, 2014 में जो आउटस्टैंडिंग लोन था बैंकों का वो 52 लाख करोड़ था। 2006 से लेके 12 तक, 2006 में जो आउटस्टैंडिंग लोन था वो 18 लाख करोड़ था। 2006 से लेके 2012, 6 साल में वह यूपीए सरकार के टाइम 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ हो गया। और जो एनपीए 2014 के बाद हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो सब उसी आउटस्टैंडिंग लोन के तहत हैं। और इस 5 साल 6 साल में 4,80,000 करोड़ हम एनपीए के थ्रू पब्लिक का पैसा रिकवर करने में सफल हुए। कल ही जो हमारे एमओएस फाइनेंस है,
जो अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में बताया कि हम लोग आईबीसी के तहत 4,80,000 करोड़ का बैड लोन पब्लिक सेक्टर बैंक का रिकवर करने में सक्षम हुए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून में। और 50 बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर हैं जो पुराने टाइम में लोन लेके भागे थे, उनको पब्लिकली उनके बैंक वेबसाइट में आरबीआई ने सिबिल के ऊपर उनके नाम डिस्क्लोज कर दिए कि ये प्रमोटर है जो ऐश आराम से रहते हैं और जनता का पैसा खा के भाग रहे हैं। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, एफआईआर हो गई है, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो रही है, वह भागे हुए उनको वापस बुलाया जा रहा है और उससे रिकवरी हो रही है। तो समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, समस्या को आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं। तो यह सारे काम सरकार, मोदी सरकार कर रही है, जिसके कारण लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। और डिपॉजिटर इंश्योरेंस भी आप बताइए, 1 लाख रुपए का ही डिपॉजिट इंश्योरेंस था, लोगों को पता ही नहीं था। लोग सोचते थे कि हमारा तो 100% इंश्योर्ड है। हमने उसको सामने बताया और उसकी लिमिट को 5 गुना बढ़ा के 5 लाख करोड़ किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल जी।